तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे आज के इस वीडियो में हम डीपी चार्जेस क्या होते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक एग्जांपल्स के साथ। और ये डीपी चार्ज हमें क्यों पे करना पड़ता है ये भी हम डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप अपने स्टॉक्स को या डीमैट अकाउंट में से किसी भी स्टॉक्स को सेल करते हो तो सेल करते समय आपको क्या करना पड़ता है, एक डीपी चार्ज आपको पे करना पड़ता है। जैसे ज़ीरोधा में अगर देखा जाए तो ये डीपी चार्ज होता है 15 रुपीज़ 93 पैसे। ये जो डीपी चार्ज होता है वो आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो वो चार्ज होगा 16 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल्स के साथ आपको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये एक्चुअल में मेरा रियल एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, जैसे मैंने HDFC बैंक का जो एक स्टॉक्स था उसको 1350 रुपीज़ में ख़रीदा था और क्वांटिटी सिर्फ एक ही स्टॉक्स ख़रीदा था। जब स्टॉक का प्राइस 1450 रुपीज़ को टच किया तब मैंने स्टॉक्स को क्या किया, सेल किया। तो सेल करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होना चाहिए था। पर लेकिन अगर मैं इसमें से ब्रोकरेज को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट हुआ सिर्फ 97 रुपीज़। पर लेकिन 97 रुपीज़ एक्चुअल में मुझे प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो जब मैंने देखा मेरे अकाउंट में सिर्फ 81 रुपीज़ समथिंग, 81 रुपीज़ 24 पैसे ऐसा कुछ तो भी प्रॉफिट मुझे यहाँ पे क्या हुआ था, शो किया गया था। पर लेकिन जब मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की तब मुझे पता चला गया कि एक डीपी चार्ज भी होता है। एक इन्वेस्टर्स को जब भी अपने स्टॉक्स को सेल करते हैं तो सेल करते समय या अपने होल्डिंग्स में से किसी भी स्टॉक्स को सेल करते हो उस समय इन्वेस्टर्स को एक डीपी चार्ज आपको पे करना पड़ता है। तो ये डीपी चार्ज हमें क्यों पे करना पड़ता है ये समझने की कोशिश करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो दोस्तों देखिए, डीपी चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है या आपको एक स्टॉक्स के ऊपर मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, अगर यह आपको कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम ये समझें कि मुझे 81 रुपीज़ का यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्टॉक के ऊपर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। उसमें से डीपी चार्ज ब्रोकरेज है वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका 81 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्यों हमें डीपी चार्ज पे करना पड़ता है। इससे पहले ये जो डीपी चार्ज होता है, जो आपके ईमेल आईडी पर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी आपको ये क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। अगर आपको आपके डीपी चार्जेस को अगर आपको चेक करना है तो आपको जाना पड़ेगा आपके स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट में जाकर आपको फिर ये आपके डीपी चार्जेस जो है वहाँ पे आपको दिखा ही देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट है यहाँ पे, ये जब स्टॉक्स को आप सोल्ड करते हो, जैसे आप किसी भी स्टॉक्स को अपने होल्डिंग्स में से सोल्ड करते हो या सेल करते हो तभी आपको डीपी चार्ज क्या होता है, पे करना पड़ता है। अगर एक ब्रोकर से अगर दूसरे ब्रोकर के अगर डीपी चार्जेस को अगर हम कंपेयर करते तो मामूली या 2 या 3 रुपीज़ का आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अगर आप फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेड लेते हो, तो इंट्राडे अगर करते हो तो उस समय आपको ये चार्ज एप्लीकेबल नहीं रहेगा और ये चार्ज फ्लैट होते हैं, यानी ऑलमोस्ट ज़ीरोधा में अगर हम कहें तो अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपीज़ ये चार्जेस, डीपी चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। चाहे आप एक क्वांटिटी को सेल करो, 10 क्वांटिटी को सेल करो या 1000 क्वांटिटी को सेल करो, तो आपको 16 रुपीज़ ही क्या करना पड़ेगा, एज ए डीपी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। दोस्तों, जैसे ज़ीरोधा में मैंने कहा था 15 रुपीज़ 93 पैसे आपको क्या करना पड़ेगा, डीपी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो एंजल ब्रोकिंग में 18 रुपीज़ है, ग्रो में 13.50 पैसे और अपस्टॉक्स में 18 रुपीज़ 50 पैसे यहाँ पे डीपी चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो समझते हैं कि ये डीपी चार्ज हमें क्यों पे करना पड़ता है, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों, ये रहे आप इन्वेस्टर्स जो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग शेयर्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये है आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसमें ज़ीरोधा, इसमें ग्रो, अपस्टॉक, 5 पैसा, बैंक्स, ये सभी होती है अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और ये होती है 2 डिपॉजिटरीज, ठीक है, NSDL और CDSL। अगर आपको सिंपल भाषा में कहा जाए तो NSDL और CDSL बैंक की तरह ही क्या करती है, काम करती है, वर्क करती है। वो कैसे, आपको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझाते हैं।
जैसे आप बैंक में क्या करते हो, बैंक आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे बैंक में आप क्या करते हो, पैसे जमा करते हो, तो पैसे आपके क्या होते हैं, बैंक्स में सेफ़ और सिक्योर होते हैं। आप बैंक्स के पास से एटीएम सर्विस का यूज़ करते हो, तो आपको देखा होगा कि आपके जो आपका पासबुक होता है वहाँ पे आपको एटीएम के एटीएम कार्ड अगर यूज़ करते हो तो उसके भी एक ईयर में 1 ईयर में क्या होते हैं उसके चार्जेस होते हैं, वो भी आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी सर्विस जो होती है वो हमें फ्री में नहीं मिलती है, तो हर सर्विस के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली CDSL और NSDSL जो हमारी दो डिपॉजिटरीज है वो बैंक की तरह ही क्या करती है, वर्क करती है, फंक्शन करती है। पर लेकिन जिस तरह से बैंक्स में हम पैसे को जमा रखते हैं, तो NSDCL और CDSL में हमें पैसे रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रहेंगे हमारे सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आएंगे, यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटीज़ में आपके स्टॉक्स, उसमें आएंगे ETF, उसमें आएंगे बॉन्ड्स, उसके में आएंगे डिबेंचर्स। ये सब सिक्योरिटीज़ को सेफली सेव करने का या जमा रखने का जो काम होता है वो NSDL और CDSL का होता है। कल मान लो आपका ब्रोकर आपका डूब गया या आपका ब्रोकर भाग गया, तो आपके स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स भी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। यानी आपके 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ जो जितने भी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किए वो सब, उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपके ब्रोकर ने फ्रॉड कर दिया, आपका ब्रोकर डूब गए या आपका ब्रोकर भाग जाता है, तो ऐसे केस में हर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम या प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से NSDL और CDSL को बनाया है। तो हमारे जितने भी स्टॉक्स होते, जितने भी हमारे होल्डिंग्स में स्टॉक्स रहेंगे या किसी भी तरह की सिक्योरिटीज़ रहेंगी, वो सिक्योरिटीज़ सेफली NSDL और CDSL के पास रहेगी। कल आपके ब्रोकर को कुछ भी हो जाए तो NSDL और CDSL के पास आपकी सिक्योरिटी सेफ रहेगी, डिपॉजिट जमा रहेगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, आप बिल्कुल सेफली उसमें क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए NSDL और CDSL आपकी तरफ से क्या करते हैं, DP चार्ज आप इन्वेस्टर्स की तरफ से ये क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा का जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जैसे ज़ीरोधा है और इनकी जो डिपॉजिटरीज है वो CDSL, तो ज़ीरोधा का जो टाइप है वो CDSL के पास है। आपने देखा होगा कि E-कैश एक स्टेटमेंट आता है, E-कैश कंसोलिडेटेड अकाउंट सर्विस, आपने देखा होगा ईमेल पर। तो ये जो E-कैश स्टेटमेंट्स होती है वो एक्चुअल में आपको डिपॉजिटरीज ही क्या करती है, सेंड करती है। आपको अपने हर इन्वेस्टमेंट्स को, म्यूचुअल फंड्स के हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गई, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट्स को आपको देखने को मिलेगी आपके ईमेल आईडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ एक और बात बताना आपके लिए भूल गया, ये जो DP चार्जेस होते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम होता है NSDL और NSDL CDSL यानी डिपॉजिटरीज के लिए, और जो आपका ब्रोकर होता है इसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।